नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर से रतन में। आइए चलते हैं हम लोग आज यूपीएसआई और यूपी एपीओ के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है पुलिस अधिनियम 1861 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 के विषय में विस्तार पूर्वक समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पुलिस अधिनियम 1861। अगर इसके सामान्य परिचय की बात करें तो इसका निर्माण पुलिस को विनियमित करने के लिए किया गया था। आईपीसी 1866 और पुलिस एक्ट 1861 में आता है। यह एक केंद्रीय कानून था तथा यह अधिनियम 1861 का अधिनियम संख्या 5 के द्वारा इसे बनाया गया था। अगर यह बात करें अधिनियम कब लागू होता है तो 22 मार्च 1861 को पुलिस अधिनियम 1861 लागू किया गया था। जब पुलिस अधिनियम 1861 लागू किया गया था, इस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। जम्मू कश्मीर में इसे कब लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू किया गया। अगर यह बात करें धारा 46 की बात करें तो राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि यह जो पुलिस अधिनियम 1861 है वह किसी भी राज्य के किसी भी भाग में अथवा पूरे राज्य में या राज्य के किसी अन्य राज्य को किसी विशेष भाग में अगर लागू करना चाहे तो वह कर सकती है। साथ ही इस जो 1861 का पुलिस अधिनियम एक्ट था इसमें कुछ भी सुधार कर सकती है, कुछ संशोधन कर सकती है और संशोधन करके एक नियम बना सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1861 में ही उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 में उत्तर प्रदेश विनियम अधिनियम 1861 बनाया, जिसे उत्तर प्रदेश विनियम अधिनियम 1861 कहा गया। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। अगर यह पूछा जाए कि पुलिस प्रशासन किसका विषय है तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, जिस पे राज्य कानून बना सकता है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 2 में यह प्रावधान है कि पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। अगर यह बात करें तो संवैधानिक आधार क्या है पुलिस प्रशासन, यह जो 1861 का अधिनियम है इसका आधार क्या है? इसका आधार है अनुच्छेद 372। अनुच्छेद 372 एक संवैधानिक आधार है जो यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अधिनियम ला सकती है जिसके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया जा सके। इसी के तहत इस अधिनियम में कोई अध्याय नहीं, केवल 47 धाराएं हैं। अगर यह पूछा जाए कि पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी अध्याय हैं तो इसमें कोई अध्याय नहीं, बल्कि अगर धारा पूछी जाए तो हाँ, धारा 47 धाराएं हैं। इसका प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम संशोधन 1938 में हुआ था। चलिए यहाँ देख लेते हैं कुछ प्रमुख धाराएं, जैसे निश्चित धाराएं 11, 6, 11, 38, 39, 40 और 41, यह सब धाराएं निकाल दी गई तथा अन्य नई धाराएं कौन कौन जोड़ा गया है तो 2A जोड़ा गया है 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और 8A जोड़ा गया है 2001 में उत्तर प्रदेश द्वारा, 15A जोड़ा गया है, 30A जोड़ा गया है 1985 में, 32A जोड़ा गया है, 32B जोड़ा गया है, 34A जोड़ा गया है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 के उद्देश्य की अगर चर्चा करें, पुलिस को पुनर्गठन करना, क्या क्या इसका उद्देश्य होता है तो पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना, पुलिस को और अधिक दक्ष यानी कुशल बनाना। अब चलते हैं धारा पर, एक एक धारा को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे धारा एक जो है ये निर्वचन खंड यानी कुल निर्वचन खंड से संबंधित है। इसमें कुल 10 परिभाषाएं दी गई। जैसे सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट की अगर बात करें, वह मुख्य अधिकारी जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है उसे जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। अर्थात वह अधिकारी जो कार्यपालिका के प्रशासन को पूरी तरह संचालित करता है तथा उसका प्रयोग करता है, वही होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर इसे हम शॉर्टकट में डीएम भी कहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान बीएनएसएस की धारा
14 में दी गई है। अब हम लोग अगर मजिस्ट्रेट की बात करें, मजिस्ट्रेट साधारण जिला पुलिस के वे सभी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट कहा जा सकता है। अर्थात मजिस्ट्रेट उन्हें कहा जाएगा जो मजिस्ट्रेट को जो निर्धारित शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। अब आते हैं हम लोग पुलिस देख लेते हैं। पुलिस क्या होता है? सब व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए जाएंगे वह सभी व्यक्ति पुलिस कहे जाएंगे। जो 1861 के अधिनियम के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भर्ती किए जाएंगे उन सभी को पुलिस कहा जाएगा। और पुलिस की परिभाषा किसमें दिया गया है? धारा 2 में। साधारण पुलिस जिला पुलिस किसे कहते हैं या जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या इनका कोई भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है वह क्या कहलाएंगे? साधारण जिला पुलिस। अब हम लोग चलते हैं जिला अधीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पास। इसमें क्या है? इसमें सहायक जिला अधीक्षक और ऐसे अन्य व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें किसी जिले में राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक एवं सहायक जिला अधीक्षक भी आते हैं। यह कब जोड़ा गया? तो यह 1984 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब संपत्ति की बात करें, संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक जंगम संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति, एक चल संपत्ति होती है। अब जो संपत्ति की परिभाषा 1861 के पुलिस अधिनियम में दिया गया है, इसमें दिया गया कोई जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति, यह सब क्या है? संपत्ति है। जंगम संपत्ति की परिभाषा बीएनएस की धारा 2 के 21 खंड में दिया गया है। खंड 21 में दिया गया है। वहीं बीएनएस की धारा 2:31 में मूल्यवान प्रतिभूति की भी परिभाषा दी गई है। अब अगर हम लोग और आगे चलें, व्यक्ति क्या होते हैं? कौन होते हैं? व्यक्ति में निगम या कंपनी आते हैं। व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों आते हैं। व्यक्ति की परिभाषा बीएनएस की धारा 2 के कॉलम 26 में दिया गया है। अगर हम लोग बात करें मास या मंथ की परिभाषा की बात करें, मास से कैलेंडर मास अभिप्रेत होता है जिसमें वर्ष, मास आदि की परिभाषाएं दी रहेंगी। धारा 2:20 बीएनएस की धारा 2:20 में मास की परिभाषा है। ढोर पशु की परिभाषा की बात करें, सींग वाले ढोर, हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियाँ, सूअर, यह सब क्या है? यह ढोर हैं। यह पशु की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। अगर पुलिस बल अधीक्षक की बात करें, उप निरीक्षक से नीचे के पुलिस सदस्य बल के अधीनस्थ माने जाएंगे, जो उन्हीं को पुलिस बल के अधीनस्थ कहा जाएगा। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि धारा 1 जो परिभाषिक खंड है इसमें किस किस की परिभाषा दी गई है। तो जो 1861 का पुलिस अधिनियम है इसमें किस किस की परिभाषा दिया गया है? जिला मजिस्ट्रेट का, पुलिस का, साधारण जिला पुलिस का, जिला अधीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक का, संपत्ति का, व्यक्ति का, मास या महीना का, ढोर या पशु का, साथ ही पुलिस बल के अधीनस्थ का परिभाषा दिया गया है, जिसको हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं धारा 2। धारा 2 क्या है? यह पुलिस बल के गठन से संबंधित है। राज्य सरकार पुलिस बल का गठन करेगी, साथ ही राज्य सरकार उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, अधीनस्थ सदस्यों की भर्ती करती है। इसी प्रकार समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। अधीनस्थ पुलिस के सदस्यों के वेतन, सेवा की शर्तें आदि राज्य सरकार निर्धारित करेंगी, लेकिन ऐसा निर्धारण पुलिस एक्ट के अध्याधीन होगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान इसी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 2 के अंतर्गत। इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता। अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो होता है यह धारा 2 के अंतर्गत आता है तथा इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाता है। राज्य सरकार पुलिस बल के अस्थायी बलों का सृजन भी इसी धारा 2 के तहत करता है। सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य के वाद में लिपिक कर्मचारियों की नियुक्ति उप महानिरीक्षक द्वारा की जा सकती है। स्टेट बेस भूप सिंह
की बात करें तो पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जा सकती है कि वह दुर्चरित्र था। इस प्रकार का सेवा समापन दंड माना जा सकता है। अगर धारा 2 की बात करें, धारा 2A में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के विषय में बताया गया है, जिसमें नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के गठन का प्रावधान भी है। धारा 8 में नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान धारा 8A में है। दोनों धाराएं उत्तर प्रदेश संशोधन 2001 द्वारा जोड़ी गई। अब अगर हम लोग धारा 3 की देखें, धारा 3 में राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना से संबंधित है। राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्र में स्थित सभी जिला पुलिस अधीक्षण का प्रयोग करेगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति या न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अधीक्षण से तात्पर्य अपने अधीन रखना है, जिसमें उन्हें आदेश देना या नियंत्रण में रखना आदि आते हैं। यदि हम और आगे चलें, धारा 4 क्या है तो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, जिसे डीजीपी कहते हैं। साधारण जिला पुलिस में पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। यह ऐसे उप महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक में निहित होगा जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। जिले में मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन जिला अधीक्षक और ऐसे अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षकों और सहायक जिला अधीक्षकों में निहित होगा, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। नोट, अगर इसको विस्तार से हम लोग साधारण भाषा में समझें, इस अधिनियम में महानिदेशक का पद जो है यह 1884 में सृजित किया गया था, जो कि पहले सिर्फ महानिरीक्षक था। यह पद अब पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश संशोधन 1984 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार इस धारा में प्रयुक्त संयुक्त जिला अधीक्षक शब्द भी उत्तर प्रदेश संशोधन 1984 में प्रतिस्थापित किया गया, जो पहले केवल जिला अधीक्षक था। यानी संयुक्त जिला अधीक्षक और जो महानिदेशक है, यह दोनों पद कब आया तो 1984 में उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा लाया गया। अब और हम लोग देखते हैं धारा 5 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियों की बात की गई है। धारा 5 में साधारण पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक अब पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होगी, जिनका प्रयोग वे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं में करेंगे। अगर अब धारा 12 की बात करें, धारा 12 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति है। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन समय समय पर निम्नलिखित नियम बना सकते हैं। पुलिस बल के संगठन व वर्गीकरण के संबंध में, पुलिस बल की तैनाती और निवारण के वितरण के संबंध में, पुलिस बल की विशिष्ट सेवाओं से संबंधित, पुलिस बल के निरीक्षण, उन्हें दिया जाने वाला आयुध, साज सज्जा, अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, पुलिस बल द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रह तथा संसूचना संबंध से ऐसे आदेश जिन्हें वह समीचीन समझे। साथ ही पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों का दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के संबंध में, पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों का निर्वहन एवं दक्ष बनाने के संबंध में आदि ऐसी शक्तियाँ हैं जो महानिरीक्षक और महानिदेशक को प्राप्त हैं। अगर हम लोग बात करें, एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पुलिस बल के लिए सदस्यों की जो सेवा शर्तों का विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको दिया गया है? महानिदेशक को नहीं दिया गया है, बल्कि पुलिस महानिरीक्षक को दिया गया है। पुलिस बल के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्त को विनियमित करने का अधिकार महानिदेशक को नहीं दिया गया है। सिर्फ कौन कौन अधिकार दिए गए हैं? पुलिस बल का संगठन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, तैनाती और निवास से संबंधित, उनके निवास से वितरण कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित रहेगा, विशिष्ट सेवाएँ कहाँ दिया जाएगा, उनका निरीक्षण किया जाएगा, उनके साथ सज्जा की वस्तुओं का प्रावधान दिया जाएगा, गुप्त वार्ता और संग्रह और अन्य आदेश उन्हें दे सकते हैं। साथ ही उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के संबंध में उनके निवारण किया जा सकता है, उनकी समस्याओं का। साथ ही उनके कर्तव्यों को निर्वहन करने में तथा उन्हें दक्ष बनाने में
बनाने के जो नियम बना सकता है, कौन बना सकता है? तो पुलिस महानिरीक्षक एवं महानिदेशक। लेकिन वह जो पुलिस बल के सदस्य उनकी जो सेवा शर्त हैं उनमें ना संशोधन कर सकता है, ना उन पर नियम बना सकता है। कौन? महानिदेशक। या कौन बनाएगा? राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम के द्वारा बनाया जाएगा। अब धारा 7 में हम लोग देखते हैं अवर अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युत इत्यादि से संबंधित है। तो इस धारा के तहत विभागीय अनुशासकीय दंड या विभागीय जांच का प्रावधान है। यह कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही होती है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं कोई पुलिस महानिदेशक या निरीक्षक या उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक किसी समय अपने अधीनस्थ पंक्ति में पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित आधार पर पदच्युत, निलंबित, पदावनत कर सकता है जबकि उसने अपने कर्तव्य में शिथिलता यानी लापरवाही बरती हो, जब वह अपने कर्तव्य में उपेक्षा बरती हो या फिर वह अपने कर्तव्य के पालन के लिए अयोग्य समझा जाता है। यानी धारा जो 1861 के पुलिस अधिनियम है, धारा 7 में जो पुलिस अधिकारी हैं उनके नियुक्ति और उनके पदच्युति से संबंधित संबंध है, जिसमें उन्हें कब हटाया जा सकता है, कब नहीं हटा सकता है, इसके विषय में, इसमें हटाने के विषय में कब कब उन्हें हटाया जा सकता है यदि वह लापरवाही करते हैं, उपेक्षा करते हैं, साथ ही या वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही अगर वह ये अपने कर्तव्यों को नहीं करते हैं, साथ ही कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो अनैतिक होता है तो उसके लिए दंड क्या क्या हो सकते हैं, तो यह देख लेते हैं। 1 माह के वेतन में अनधिक किसी राशि का जुर्माना हो सकता है। दंड स्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, अन्य कार्य सहित या रहित 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिए कार्टर परिरोध कर सकते हैं। सदाचार वेतन से वंचित कर सकते हैं। साथ ही विशिष्ट या विशेष उपलब्धि से हटा सकते हैं। दक्षता वर्जन पर रोक को शामिल करके वेतन वृद्धि या पदोन्नति, प्रमोशन को भी रोक सकते हैं यदि कोई अनैतिक कार्य करता है पुलिस अधिकारी तो। अब उत्तर प्रदेश राज्य और हरिश्चंद्र वाद में धारा 7 के अधीन कार्रवाई करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कार्रवाई करने से पहले दंडित किए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वाद संस्थित किया जाए। वहीं राजेश्वर प्रसाद उप महानिरीक्षक वाद में यह देखा गया कि धारा 7 में दंडित कार्यवाही विभागीय कार्यवाही है। इस कार्यवाही को रोकने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है। वहीं उड़ीसा राज्य बेस शिव प्रसाद दास के वाद में यह कहा गया कि निलंबन का आदेश पदच्युत करना नहीं होता है, अतः निलंबन के मामले में अनुच्छेद 311 के प्रावधान लागू नहीं होने चाहिए। अब अगर हम लोग धारा 8 पढ़ें, धारा 8 में पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र से संबंधित है अर्थात नियुक्ति पत्री। धारा 4 में वर्णित अधिकारियों से भिन्न प्रति एक पुलिस अधिकारी को उनकी नियुक्ति पर उन्हें महानिदेशक या महानिरीक्षक द्वारा या उसके नियुक्त किसी पदाधिकारी द्वारा मुद्रांकित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, जब प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारणवश पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे प्रमाण पत्र को उसे सशक्त प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पण या फिर वापस कर सकता है। निलंबित पुलिस अधिकारी प्रमाण पत्र वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु वह प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर भी वह अपने उत्तराधिकारियों, अनुशासन और शक्तियों के अधीन रहेगा। वह प्राधिकारियों के अधीन ऐसे बना रहेगा जैसे वह निलंबन न हुआ हो। अब धारा 28 की बात करें तो पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान न करने वाला व्यक्ति हो सकता है इसमें। साथ ही इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया प्रति एक पुलिस अधिकारी पुलिस सेवा में न रहने पर प्रमाण पत्र तथा साज सज्जा आदि को तत्काल परित्याग देगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो 200 रुपये से अनधिक के अर्थदंड और 6 माह से अधिक के कठोर श्रम कारावास रहित या सहित दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 9 में क्या कहा गया है? पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के बिना पद त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे
कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहत करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि वह अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को त्यागपत्र देने के आशय से लिखित सूचना कम 2 माह पूर्व न दे दे। अर्थात जब भी किसी पुलिस को परित्याग देना होगा तो कम से कम 2 महीना पहले उसे अपने से बड़े पुलिस अधिकारी को त्यागपत्र सौंपना होगा या फिर सूचना देना होगा। ऐसा त्यागपत्र जिला अधीक्षक या ऐसी अनुज्ञा के लिए प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना स्वीकृत नहीं हो। सत्यपाल कालरा बेस्ट डीआईजी उत्तर प्रदेश के वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार लोक सेवकों की सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियम द्वारा त्यागपत्र पर रोक लगाई जा सकती है। अतः धारा 9 के तहत त्यागपत्र पर रोक लगाई जा सकती है जो कि वैध है। पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 9 का उल्लंघन करने पर वह धारा 29 के तहत दंडित किया जाएगा, जो 3 मास तक वेतन का जुर्माना या 2 मास तक कारावास या दोनों हो सकेगा। धारा 10 में पुलिस अधिकारी व अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। महानिरीक्षक अब पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे। धारा 10 के उल्लंघन पर धारा 29 के तहत दंडित होंगे। अच्छा, धारा 12 की अगर बात करें, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति है, जिसमें धारा 5 के साथ पढ़े दिया गया है। धारा 12 के उल्लंघन पर धारा 29 के तहत दंड का प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं धारा 13, 14, 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। जैसे धारा 13 में क्या है, व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे पुलिस बल की आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस किसी जिले के लिए ऐसे समय के लिए जो उचित समझे अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी नियुक्ति पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक करेगा, उप महानिदेशक एवं महानिरीक्षक करेगा, सहायक पुलिस महानिदेशक एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक कर सकता है। जिला अधीक्षक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन यह किया जा सकता है। साथ ही ऐसा नियुक्त बल जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा। उसका भार खर्च आवेदन करने वाला व्यक्ति पर होगा, जो आवेदन करेंगे उन पर होगा। अतिरिक्त पुलिस बल की वापसी के लिए 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा, जो नियोजन अधिकारी को सूचनार्थ होगा। अब हम लोग देखते हैं धारा 14 में क्या है, तो रेल या अन्य लोकमार्गों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोककर्म, कोई भी निर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान, उद्योग धंधे के संचालन या क्रियाशील में नियोजित व्यक्तियों के आचरण पर निगरानी करनी हो तो महानिदेशक या महानिरीक्षक अतिरिक्त बल का नियोजन कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर अतिरिक्त बल के नियोजन के हेतु राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। ऐसा बल तब तक वहां नियोजित रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता बनी रहे। अब धारा 15 में क्या है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। राज्य सरकार राजपत्र द्वारा घोषणा करेगी कि यदि उसके प्राधिकार में कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटपूर्ण अवस्था में पाया जाता है, वहाँ पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए तो उद्घोषणा के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या होनी आवश्यक है। तब जाके कि एक नई भर्ती की जा सकती है, जिसमें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक ऐसे क्षेत्र पुलिस बल को राज्य सरकार की अनुमति से नियोजित करेगा। 15(2) में कहा गया है ऐसे अतिरिक्त बल का खर्च उद्घोषणा वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। 15(3) में कहा गया है। साथ ही 15(4) में क्या कहा गया है, 15(4) में कहा गया ऐसे खर्चों का प्रभाजन सम्यक जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट करेगा। वहीं 15(5) में कहा गया कि ऐसे खर्चे में राज्य सरकार किन्हीं व्यक्तियों को छूट दे सकती है। साथ ही स्टेट विश्व प्रताप 1960 में जाति या धर्म के आधार पर छूट प्रदान करना अवैध होगा। अब हम लोग चलते हैं धारा 15(a). धारा 15(a) में चलें तो निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचार से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्धारित करने से संबंधित है। 15(1) के अधीन
उद्घोषित विक्षुब्ध या संकटमय क्षेत्र के निवासियों या हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से हुई क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए क्षति की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन कर सकता है। यह समय पहले 1 माह था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश संशोधन 1939 द्वारा 3 माह कर दिया गया है। 1 अप्रैल 1939 से पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपाधि या संपत्ति के क्षति संबंध में प्राधिकार के लिए आवेदन देने का समय 4 माह होगा। उत्तर प्रदेश संशोधन 1939 द्वारा यह प्रावधान किया गया। जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद यदि आवश्यक समझे तो राज्य सरकार की अनुमति से प्राधिकार हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर की राशि एवं उसके वितरण की रीति व प्रतिकर अंशदान की राशि की घोषणा कर सकता है। ऐसे प्रतिकर के लिए सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। ऐसे प्रतिकर के लिए आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है। पीड़ित की परिभाषा धारा 2 में दिया गया है BNSS की, तथा BNSS की धारा 396 में पीड़ित प्रतिकर योजना की परिभाषा दी गई तथा उसके विषय में विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं धारा 16। धारा 16 जो है यह प्रतिकर की वसूली से संबंधित है। धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन देय सब धन संबंधी की वसूली जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीति में की जाएगी जो धारा BNS की धारा 461 में जुर्माने की वसूली के लिए उपबंधित है या किसी सक्षम न्यायालय में सिविल वाद करके। अब चलते हैं धारा 17, 18 व 19 में क्या है तो विशेष पुलिस बल अधिकारी से संबंधित विशेष प्रावधान है, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्ति का प्रावधान क्या क्या है तो देखते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति तब की जाती है जब विधि विरुद्ध जमाव या बलवा आदि शांति भंग हो या होने की आशंका हो तथा शांति के परिरक्षण के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल वहां के निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त न हो। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट से की जाती है। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में किसी पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि आसपास के व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती है। अब अगर हम धारा 18 की बात करें जिसमें विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या क्या होगी तो ऐसी विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति विशेष अधिकार परिवर्तन छूट या उन्मुक्ति पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होगी। धारा 19 में क्या गया विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार करना से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वह पर्याप्त कारण के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, यह सामान्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई विधिपूर्ण आज्ञा की उपेक्षा करता है तो वह दोष सिद्धि होने पर प्रति एक कर्तव्य भंग या प्रति एक उपेक्षा इनकार के लिए अधिकतम 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। अब हम लोग देखें धारा 20। धारा 20 में क्या है तो पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राधिकार, जिसमेमें पुलिस अधिकारी अपने प्राधिकारों का प्रयोग दिए गए निम्न कानूनों के तहत करेंगे। पुलिस अधिनियम 1861, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, इसके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन। धारा 21 में क्या है ग्राम पुलिस अधिकारी या ग्राम चौकीदार के विषय में बताई गई है। इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी अपने अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किए जाएंगे। ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सहमति या और बिना उनकी सम्मति के जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है भर्ती नहीं किया जाएगा। धारा 47 की अगर बात करें पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार से संबंधित है। यह धारा 47 राज्य सरकार को ग्राम पुलिस पर जिला अधीक्षक को वही अधिकार प्रदान करने के लिए सशक्त करती है जो जिला मजिस्ट्रेट के पास है। जिला अधीक्षक ग्राम पुलिस पर उक्त प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्राप्त करेगा। धारा 22 में क्या है तो पुलिस अधिकारी का सदैव कर्तव्य रूढ़ रहना है, अर्थात
इस अधिनियम धारा 22 में इस प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारियों को सदैव कर्तव्य रूढ़ माना जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारी को साधारण पुलिस जिले के किसी भाग में या किसी भी समय नियोजित किया जा सकेगा। अब धारा 23 की अगर बात करें पुलिस अधिकारी के कर्तव्य की बात में किसमें है, तो धारा 23 में। धारा 23 में क्या है, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या क्या है देख लेते हैं। पुलिस अधिकारी को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी विधित आदेशों का पालन करना होगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंटों का निष्पादन करना होगा। लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त बातों को संग्रहित करना और उसकी संसूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने संबंधी। साथ ही उनका अन्य और कार्य होगा, सार्वजनिक उपतापों का निवारण करें, अपराधियों की खोज और उनकी गिरफ्तारी करें, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाएं, मदिरालय, जुआ घर आदि का बिना वारंट निरीक्षण कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकते हैं। धारा 24 में दिया गया है, मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देना या अपराध किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार निकाले जाने वाले समन या वारंट या अन्य आदेशिका के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। दावाहीन लावारिस संपत्ति का अधिग्रहण धारा 25 में दिया गया है। ऐसी संपत्ति की सूची जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ऐसी संपत्ति के बयान का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट का होता है, न कि सेशन जज का। कल्लुवेस राज्य में कहा गया है, लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना धारा 31 में कहा गया है पुलिस अधिकारी का ही कर्तव्य होता है। अगर ये हम लोग बात करें धारा 26 की बात करें तो मजिस्ट्रेट संपत्ति की निरुद्ध कर सकेगा, उद्घोषणा और निकाल सकेगा। धारा 25 के अधीन अधिग्रहित संपत्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध करके और उन वस्तुओं के विनिर्देशन करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा कि उस संपत्ति का दावेदार व्यक्ति उपस्थित होकर दावा करे। दावा स्थापित करने वाले व्यक्ति उद्घोषणा निकाले जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उपस्थित होकर दावा कर सकता है। 6 माह के भीतर दावा न करने पर मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 505 के प्रावधानों के अधीन उसके विक्रय का आदेश दे सकता है। धारा 27 क्या है, यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो उसकी संपत्ति का अधिग्रहण 6 माह के अंदर यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति या उसके अगमों का दावा नहीं करता तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन विक्रय कर दी जाएगी। इस प्रकार विक्रय की गई संपत्ति आगम उस पर कोई दावेदार उपस्थित नहीं तो राज्य सरकार द्वारा व्ययहीन होगी। अब धारा 29 की बात करें, कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शक्तियाँ। प्रति एक पुलिस अधिकारी जो निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक या अधिक के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध किया जाता है, 3 माह से अनधिक के वेतन से शासित या 3 माह से अनधिक के लिए कठोर श्रम सहित कारावास से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कर्तव्य का अतिक्रमण, कर्तव्य का उल्लंघन या जानबूझकर उपेक्षा, सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों को जानबूझकर भंगीकरण करना, अपने कर्तव्यों को 2 माह पूर्व सूचना दिए जाना प्रत्याहरण, साथ ही अपने कर्तव्यों को अनुपस्थित रहना, पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी अन्य नियोजन में लगना, कायरता, साथ ही पुलिस अभिरक्षा में किसी के साथ अवैध हिंसा कर देना। धारा 30 क्या है, लोक जमाव जुलूसों को विनियमन और उनकी अनुज्ञप्ति देना। पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक, अपर जिला पुलिस अधीक्षक, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे लोक सड़कों, लोक मार्गों या अन्य रास्तों में जमाव जुलूस के आचरण के अवसर पर यह अपेक्षित रूप में निर्देशित कर सकेगा कि किन मार्गों तथा किस समय जुलूस जा सकेंगे। पुलिस अधिकारी जमाव और जुलूस को केवल विनियमित कर सकते हैं, उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी सभा व सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19B के तहत संवैधानिक अधिकार है। पुलिस अधिकारी जमाव और जुलूसों को केवल विनियमित कर सकते हैं, उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभा और सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19B के तहत संवैधानिक अधिकार है। लोक जमाव और जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार डीएम एसडीएम को दिया गया है। इस धारा के अधीन
किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मार्गों में संगीत को विनियमित करने की शक्ति धारा 30(4) के अधीन पुलिस अधिकारी अधीक्षक को प्रदान की गई है। केवल त्योहारों आदि के अवसर पर मार्गों में संगीत की तीव्रता को विनियमित करने का अधिकार है, उसे रोकने का नहीं। धारा 30 की अगर बात करें, अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाव और जुलूसों के संबंध में शक्तियाँ धारा 1985 में जोड़ी गई धारा 30 के अधीन प्रदत्त किसी जुलूस या सभा को बुलाने की अनुज्ञप्ति की शर्तों का यदि अतिक्रमण किया जाता है तो थाने का भार साधक अधिकारी या उससे उच्चतर श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी ऐसे जुलूस या सभा को रोक सकेगा या बिखर जाने का आदेश दिया जा सकेगा। यदि ऐसे बिखर जाने के आदेश या रोके जाने के आदेश का पालन करने से इनकार किया जाता है तो यह अपेक्षा करता है या विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा बीएनएस की धारा 189(1) में है। साथ ही विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव के लिए सिविल बल का प्रयोग धारा 148 बीएनएस में है, बीएनएसएस में है तथा विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग धारा 130 बीएनएसएस में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चलिए धारा 31 देखते हैं। धारा 31 में क्या है, पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। धारा 32 में क्या है, धारा 32 में है ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए दंड है। इस धारा में धारा 30 से 31 के अधीन निकाले गए आदेशों के विरोध के लिए अवज्ञा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर 200 रुपये से अनधिक होगा। धारा 32 से क्या है, सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध। जैसे जिला मजिस्ट्रेट यदि लोक सुरक्षा एवं शांति के लिए आवश्यक समझता है तो सामूहिक ड्रिल अस्त्र सहित अर्थात सामूहिक प्रशिक्षण को प्रसिद्ध के लिए सार्वजनिक नोटिस निकाल सकता है। ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से 3 मास तक लागू हो सकता है, परंतु राज्य सरकार 6 माह और बढ़ा सकती है, अर्थात ऐसे आदेश की अवधि कुल मिलाकर 9 माह तक हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है। राज्य सरकार ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित भी कर सकता है। अगर धारा 32 के आदेश का उल्लंघन के लिए दंड क्या होगी, तो धारा 32 और 32 के उल्लंघन के लिए 6 माह का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। साथ ही ऐसे उल्लंघनों का अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। सिर्फ पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। धारा 33 की बात करें, जिला के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की विवृत्ति से संबंधित है। धारा 33 की ठीक पूर्ववर्ती 4 धाराओं में आने वाले मामलों में जिला के मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण होगा। धारा 34 की बात करें, सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड, जैसे इस अधिनियम के अधीन लोक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमा के अंदर जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने बताया है, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान पर या आम मार्ग पर निम्न प्रकार का अपराध करता है, जैसे ढोरवध या बेतहाशा सवारी हो गया, साथ ही जीव जंतु के साथ निर्दयता हो गया, यात्रियों के साथ को बाधा पहुंचाना, मार्ग पर धूल फेंकना, मत या बलवात्मक पाया जाना, शरीर का शिष्ट अभिदर्शन, साथ ही संकटपूर्ण स्थानों में संरक्षण की उपेक्षा, विक्रय के लिए वस्तुओं का अभिदर्शित करना जिससे निवासियों, यात्रियों, आगंतुक लोगों को बाधा, असुविधा, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है, ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी बिना वारंट की हो सकेगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर 50 रुपये से अनधिक या 8 दिन का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लोक न्यूसेंस की परिभाषा धारा 270 बीएनएस धारा 270 में लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश बीएनएसएस की धारा 152 में है। बीएनएस 163 में क्या है, तो लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों का निर्देश है। धारा सीपीसी की धारा 91 में क्या है, लोक न्यूसेंस के मामले में सिविल वाद से संबंधित है। धारा 34 अगर हम लोग बात करें, धारा 34 क्या है, तो
धारा 32 हुआ। धारा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन संबंधित है। धारा 34A में धारा 32 हुआ। धारा 34 के अधीन अपराधों के प्रशमन समझौते से समझौते से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेश द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा। जिला पुलिस अधीक्षक अभियोजन प्रारंभ होने के बाद या इससे पूर्व अपराधों को समन कर सकता है, लेकिन ऐसे समझौता समन शुल्क वसूल करके किया जाएगा। समन शुल्क धनराशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो जुर्माने द्वारा नियुक्त होगा। जब अपराध इस प्रकार सुलभ हो जाए तो अभियोजन दखल करने के पूर्व स्थिति में उस अपराध के लिए अभियोजन का पात्र नहीं होगा। यदि हिरासत में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। अभियोजन प्रारंभ हो जाने की स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त समझा जाएगा। उपशमन सुलह समझौते का प्रावधान आपराधिक मामलों में BNSS की धारा 359 तथा CPC की धारा सिविल वादों में CPC की धारा 89 में है। धारा 35 अधिकारिता संबंधित है, न्यायिक जांच से संबंधित। इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच अथवा अवधारणा केवल मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जा सकते हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से। धारा 7 और धारा 35 विरोधाभासी नहीं, क्योंकि धारा 7 विभागीय जांच से संबंधित है और धारा 35 जो है न्यायिक जांच से संबंधित है। शिवनंदन सिन्हा वेस्ट बंगाल वाद में क्या कहा गया था। धारा 36 की बात करें, अन्य विधि के अधीन मुकदमा चलाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। धारा 36 क्या है, तो धारा 36 में अन्य विधि के अधीन मुकदमा चलाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम के अधीन कोई बात किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं होगा। दंड केवल उस विधि के अधीन दिया जा सकता है जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान है। इस धारा में रेस्चो डिकाटा का सिद्धांत समाहित है। साथ ही इस धारा में दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान दिया गया है तथा दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(2) तथा धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता में भी दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 300 में भी दी गई थी। अच्छा, धारा 37 की बात करें, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित सस्तियाँ या जुर्माने की वसूली। IPC की धारा 64 से 70। अब धारा BNS की धारा 8 तक में जुर्माने से संबंधित प्रावधान मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर लागू होंगे तथा CRPC की धारा 421 या 25 या फिर BNS की धारा 461 या 65 तक के प्रावधान लागू। जुर्माना न देने पर IPC की धारा 65 या धारा BNS की धारा 8 के प्रावधान लागू नहीं, बल्कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अधीन 8 दिन तक कारावास का प्रावधान लागू। धारा 38 से 41 निश्चित कर दिया गया है। धारा 42 की अगर बात करें, कार्यवाहियों के लिए परिसीमा से संबंधित है। धारा 42 इस अधिनियम के अधीन जाने वाले दिन की जाने वाली कार्यवाहियों तथा अभियोजन की परिसीमा निश्चित करती है। सभी कार्यवाहियाँ परिवादित पुलिस अधिकारी द्वारा कारित अपराध कार्य किए जाने के पश्चात 3 मास की अवधि के अंदर प्रारंभ की जानी चाहिए। इसी कार्यवाही की सूचना प्रतिवादी को उस जिले में जिसमें कार्य किया गया था जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक को वाद के आरंभ से पूर्व कम से कम 1 माह दिया जाना चाहिए। धारा 43 में क्या है, यह अभियोजन या कार्य वारंट के अधीन किया गया था। जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही या अभियोजन उसके किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्रवाई की जाए तो उसके लिए यह अभियोजन करना भी रिपोर्ट होगा कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के अधीन किया गया था। धारा 43 में क्या है, धारा 43
में पुलिस अधिकारियों को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर्तव्यों के प्रति रक्षा प्रदान करती है। अपने विरुद्ध लाए गए आरोपों के बचाव में यह बचाव ले सकता है कि कार्य मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया गया था। ऐसा अभियोजन मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के पेश करके साबित भी किया जा सकता है। धारा 44 की अगर बात करें, पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा। पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा। न्यायाधीश के आदेश के अधीन कार्य किया गया कार्य धारा BNS की धारा 16 में। अच्छा, धारा 44 के पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा। प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी रखेगा। इसी डायरी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित प्रारूप में होगी। साधारण डायरी में थाने में किए गए सब परिवादों और आरोपों, गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के नामों, परिवादकर्ताओं के नामों, परीक्षण किए जा चुके साक्ष्यों के नाम आदि का उल्लेख होगा। दंड प्रक्रिया की केस डायरी का प्रावधान धारा 192 में है। जिला मजिस्ट्रेट डायरी को मंगवाने तथा उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। धारा 45 क्या है? धारा 45 से राज्य सरकार ब्यूरोडियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। यह धारा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस अधिकारियों के ब्यूरोडियां मांगने का अधिकार मानता है। धारा 46 में अधिनियम की परिधि से संबंधित है। यह अधिनियम किसी प्रेसिडेंसी राज्य या किसी स्थान में परिवर्तन से लागू नहीं होगा। इसके किसी भाग को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू करना होगा। अब आइए हम लोग 60 में 47 धाराओं के जो पुलिस विनियम अधिनियम 1861 है, इसके विषय में जो 60 में जान देते हैं प्रमुख धाराएं क्या क्या है। जैसे धारा 2 में पुलिस बल का गठन। धारा 2A में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल है। और धारा 8A में क्या है तो नागरिक उड्डयन कार्मिक प्रमाण पत्र से संबंधित। धारा 5 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की बात की गई। धारा 12 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति संबंधित है। धारा 7 में अवर अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है या फिर विभागीय जांच से संबंधित है। धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र संबंधित। धारा 10 पुलिस अधिकारियों के अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 13 में व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। धारा 14 में रेल व अन्य लोक मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति संबंधित है। धारा 15 क्या है तो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। साथ ही धारा 17 में क्या है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। धारा 18 में विशेष पुलिस बल की शक्तियाँ हैं। धारा 19 में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने संबंधित है। धारा 20 क्या है? धारा 20 पुलिस अधिकारियों का प्राधिकार है। धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य हैं। 21 में ग्राम पुलिस है। धारा 30 में लोक जमावड़े जुलूस के विनियम और उनकी अनुमति देना है। धारा 32 में सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध है। साथ ही धारा 34 सड़कों पर कुछ अपराधों के लिए दंड है। धारा 35 अधिकारिता न्याय संहिता न्यायिक जांच से संबंधित है। धारा 42 कार्यवाहियों की सीमा संबंधित है, परिसीमा संबंधित। धारा 44 पुलिस डायरी का प्रावधान है। धारा 46 में अधिनियम की परिधि से संबंधित है। तो आज का यह हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।